नमस्कार। आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज का हमारा ये टॉपिक है क्लास 12th के लिए। इसमें जैव प्रौद्योगिकी और सिद्धांत व उसके प्रक्रम के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। ये इसका वॉल्यूम पहला है और 2 वॉल्यूम में इसको लगभग कंप्लीट कर देंगे हम। इसका एक और वीडियो रहेगा इसके बाद और पूरा लेक्चर क्लियर। आज के थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत आज के इस लेक्चर की। सबसे पहले चलिए सबसे पहले इसमें है जैव प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा, इसके बारे में इसमें हम सबसे पहले बताएंगे कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, उसका परिभाषा, उसकी मीनिंग, ये सभी अर्थ मतलब मीनिंग होता है। मीनिंग क्या है जैव प्रौद्योगिकी, पूरी की पूरी चर्चा करेंगे आज जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। तो जैव प्रौद्योगिकी वह सेवाएं हैं या उत्पादन हैं जो सूक्ष्म जीवों या पर प्राकृतिक क्षमताओं पर आधारित हैं। सूक्ष्म जीवों की जो प्राकृतिक क्षमता है उस पर आधारित है। जो परंपरागत प्राचीन जो प्रौद्योगिकी है उसे हम प्राचीन प्रौद्योगिकी कहते हैं, और नई जो आधुनिक है उसे हम आधुनिक, जो अभी चल रही है प्रौद्योगिकी उसे आधुनिक प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो इनके जो किस इसके उदाहरण होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ऐसे पात्रे निषेचन जिसके द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण हुआ। ये टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण एक क्या हैगा, इसी के अंतर्गत आता है। जैव प्रौद्योगिकी की देन है टेस्ट ट्यूब बेबी का अंतर्गत। इससे उन व्यक्तियों में भी पुत्र में अपने बच्चों को प्राप्त किया जिनके जो क्या थे, बांध थे, उनके लिए भी ये था। ठीक है, इनफर्टिलिटी थी जिसमें, उनके लिए भी ये हो गया, वो संभव हो सका। ये किसके कारण हुआ? जैव प्रौद्योगिकी के कारण हुआ। एक जीन का संश्लेषण व उसका प्रयोग, ये किसकी देन है? जैव प्रौद्योगिकी की देन है। और डीएनए व टीकों का विकास, मतलब आज क्या हैगा कि हम किसी भी जो रोग है उसका टीका या वैक्सीन बना करके उसका तुरंत उसका इलाज कर देती हैं। ये किसकी देन है? ये अनुवांशिक इंजीनियरिंग जो होती है, जैव प्रौद्योगिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी जो होती है, इसी की क्या है इसमें योग्यता रहती है। अब दोषयुक्त जीन का सुधार, मतलब किसी जीन हैगा उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट हैगा तो उस डिफेक्ट की जो सुधार किया जाएगा ना, वो इसी के अंतर्गत आने वाला है जैव प्रौद्योगिकी के अंदर। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले इसके जो कुछ सिद्धांत होती हैं, पहला आता है अनुवांशिक इंजीनियरिंग। अब अनुवांशिक इंजीनियरिंग में क्या आएगा वो देखिए। अनुवांशिक जो इंजीनियरिंग होती है ना, अनुवांशिक इंजीनियरिंग, तो अनुवांशिक इंजीनियरिंग को सरल शब्दों में या वांछित गुण का उत्पादन, मतलब इसमें जैसे अपन चाहते हैं जो गुण अपन स्वयं चाहते हैं, खुद का चाहते हैं अपन कि एक जीव में ये गुण होना चाहिए, तो उन गुणों को लाना है ना, तो उसके जो जेनेटिक, उसके जीन में जो उलटफेर करना होगा ना, वो किस में आता है? वो आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। किस में आता है? वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है। मतलब उसके जीनों में उलटफेर कर अपने द्वारा जैसा आपने सोचा था वैसे जीव का निर्माण करना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक है, उलटफेर करके जेनेटिक इंजन कहलाता है। इस प्रक्रिया में किसी वांछित उत्पाद वाले जो जीन की पहचान तथा उसके जो पोषक में स्थानांतरण शामिल है। अतः कहा जा सकता है कि जो अनुवांशिक पदार्थ है जैसे डीएनए, आरएनए, इसमें उलटफेर का किया जाता है। ठीक है, तो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए की रासायनिक संरचना में बदलाव तथा इस अनुवांशिक पदार्थ को किसी पोषक में प्रवेश करना ताकि पोषक में जो फिनोटाइप में बदल सके, उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहती हैं। मतलब उसके जीन में उलटफेर करना जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है उसके अंतर्गत आता है। उसके जीन के जो उलटफेर करना उसके किसमें? जीन में, उसके अनुवांशिक पदार्थ में उलटफेर करना जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है। अब हमें देखना है रासायनिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग समान ही केमिकल इंजीनियरिंग है। तो केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है? इसमें रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, वो केमिकल इंजीनियरिंग हो गई। देखिए भाई, रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं में संदूषण रहित अथवा निजमीकृत अवस्था है, वह अवस्था होती है निजी, यानी होता है प्राइवेट। तो वह निजमीकृत यानी कि जो ऐसी प्रवस्थाएं जो उस जीव में थी, उसी प्रवस्था में उसमें नए गुण लाना, वो और वो रसायन द्वारा, वो क्या कहलाता है? रासायनिक इंजीनियरिंग कहलाता है। चलिए और आगे देखेंगे, चलेंगे पूरा कंप्लीट करते चलेंगे। अब आ जाते हैं हम किस पर आ जाते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत व अवधारणीय विकास, इसके अवधारणीय विकास, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसकी जो प्रिंसिपल्स होती हैं बायोटेक्नोलॉजी के, सिद्धांत को प्रिंसिपल्स बोलती हैं, समझ के रखिए। कॉन्सेप्चुअल यानी उसके कॉन्सेप्ट के अनुसार, उसकी धारणा, अधारणा
के अनुसार जो डेवलपमेंट हुआ उसमें, जो विकास हुआ उसमें, उसका मतलब जो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स यानी उसके सिद्धांत, सिद्धांतों, उसके सिद्धांतों का इसमें हम वर्णन करेंगे। पहला देखेंगे, देखो लैंगिक प्रजनन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, मतलब जो भी इसमें जो था टेस्ट ट्यूब बेबी, वो लैंगिक प्रजनन का ही एक देन थी, इसकी ही देन थी, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की। चलिए ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं अपनी भाषा में। ये प्रजनन जीवों की जो भिन्नताएं उत्पन्न करती हैं, जीवों में क्या करते हैं, उत्पन्न भिन्नताएं उत्पन्न करती हैं। अलैंगिक प्रजनन में जो भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, अलैंगिक प्रजनन में जो भी भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, जो भी अलैंगिक प्रजनन में जो भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, यह जीव की आनुवांशिक सूचनाओं को जो परिक्षिप्त करके अर्थात वैसा का वैसा बनाए रखने में मदद करती हैं। तो लैंगिक प्रजनन में उत्पन्न हुई अनेक भिन्नताएं व आनुवांशिक ढांचे में विशिष्ट जो संयोजन होते हैं या जीव का समष्टि के लिए जो लाभदायक हो सकते हैं, यह सब संयोजन अर्धसूत्री विभाजन के समय होने वाले क्रॉसिंग ओवर होती है, जीन विनिमय होता है, जिसे जीन विनिमय आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान जो होता है उसके समय उत्पन्न होती है। इसमें क्या क्रॉसिंग ओवर समय उत्पन्न होती है, जो भिन्नताएं होती हैं वो क्रॉसिंग ओवर के समय ही इसमें उत्पन्न होती हैं। तो जो युग्मों या यादृच्छिक संलयन का एलीलों का स्वतंत्र अभिवन भी नए जो नए संयोजन होते हैं, नए संयोजनों के लिए उत्तरदायी होता है। तो परंपरागत संकरण प्रक्रिया जो भी होती हैं, एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा वांछित गुणों वाले दो जनकों को संकरण कराकर संतति के दो जनकों की वांछित गुणों का जो समावेश करा सकता है। लैंगिक या परंपरागत संकरण तकनीकी की कुछ कमियां या जो कमियां थी उनको दूर किया। ठीक है, तो इस तकनीकियों द्वारा संततियों में प्राय वांछित जीन के साथ अनेक अवांछनीय जो अनावश्यक जो अनावश्यक जीन थे वो भी समावेश या गुणन हो जाता था। तो संकरण वास्तव में जो है तुक्केबाजी का परिणाम था, लेकिन जेनेटिक इंजीनियर इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इसमें जो पुनर्विभजित डीएनए होता है ना, उसका इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस होता है। देखिए क्या था, पहले ये था कि जेनेटिक इंजीनियर पहले जो लैंगिक जनन में अब युग्मकों का आदान प्रदान हुआ, युग्मकों का संलयन इसमें हुआ। चलो ठीक है, युग्मकों का संलयन एक ठीक बात है, अच्छी बात है कि इसमें युग्मकों का क्या हुआ, संलयन हुआ। ये तो एक अच्छी बात है कि युग्मकों का इसमें संलयन हो रहा है, लेकिन इसमें जो था ऐसे गुण भी आ गए, ऐसे गुण भी आ गए जो एक जीव में नहीं आने चाहिए थे। उन गुणों का जब इन जीवों में जब इनमें आना उसका प्रारंभ हुआ, तो उससे क्या हुआ, एक नस्ल में जो भिन्नताएं आ रही थी ना, वो अवांछनीय भिन्नताएं आती जा रही थी। कैसी भिन्नताएं आती जा रही थी, वह अवांछनीय भिन्नताएं आती जा रही थी जो कि उस जीव के लिए सही नहीं थी। तो उनको इस जेनेटिक इंजन द्वारा उनको बाहर निकाला गया, जिससे कि वह उस जीव को ज्यादा ग्रस्त ना करें। मतलब कोई रोग था, कोई रोग की जो ड्रफ्ट थी बार बार एक नए जीव में आती जा रही थी, तो उस रोग को वहां से निकाल कर उस गुण को वहां से निकाला और इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उसको निकाला। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखें ना। तो इसमें क्या है, जो डीएनए का निर्माण, जीन क्लोनिंग का प्रयोग, जीन स्थानांतरण शामिल है। तो वांछित जीन की पहचान, पृथक्करण, लक्ष्य जीव में उस एक अथवा वांछित जीनों के जो समुच्चय थे में प्रवेश अवसर उपलब्ध कराती है। मतलब उसमें जो जेनेटिक इंजीन विनिमय वो सारी क्रियाओं को ये उपलब्ध कराती है। अब इसका दूसरा पॉइंट है ना, इसको देखेंगे। चलिए, एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि किसी जो बाह्य डीएनए खंड होता है को किसी विजातीय जीव में किसी तरह प्रविष्ट करा देना ही काफी नहीं होता। मतलब किसी जीव में कोई नया गुण प्रविष्ट करा देना ही कोई काफी नहीं होता। मतलब आपने उसमें नया गुण डाल दिया वो काफी नहीं है, प्रविष्ट करा देना काफी नहीं होता। मात्र ऐसा करने से यह डीएनए जीव की जो संतति कोशिकाओं को गुणत व अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगा। अब वह डीएनए का एक विजातीय जीव या जो प्रापक जीव या जिसे जीनोम जोड़ने वाला आवश्यक होता है, तभी यह गुणित कोशिकाएं जो होकर जो पोषक में डीएनए का वंशागत हो पाता है। और इस कारण से है कि जो बाह्य जो विजातीय डीएनए खंड जो पोषक को क्रोमोसोमों का एक हिस्सा हो जाता है, वो जिसमें प्रतिकृतिकरण की
क्षमता होती है। मतलब इसमें एक ऐसी चीज़ को या एक ऐसे डीएनए को प्रवेश कराया जाता है कि वो इन जो इसमें नए गुण डाले गए जिस जीव के, उसका प्रतिकृतिकरण कर कर नई जनरेशन में उसको पहुंचाए और इस जनरेशन में भी उसको डेवलपमेंट उसका करे। तो ऐसे किसी एक डीएनए को इसमें डालने की आवश्यकता होती है, तो उसी डीएनए को हम कौन सा डीएनए बोलते हैं, उस डीएनए को हम बोलते हैं पुनर्युगज डीएनए। तो उस पुनर्युगज डीएनए का ही इसमें कार्य होता है सब कुछ। अब दूसरा देखिए क्या आएगा, तीसरा पॉइंट है इसका कि जो किसी क्रॉसिंग ओवर में जो डीएनए का एक ऐसा विशिष्ट जो अनुक्रम होता है जिसे हम प्रकृतिकरण की उत्पत्ति, प्रतिकृतिकरण होता है डीएनए का, अपनी कॉफी बना लेना वो प्रतिकृतिकरण कहलाता है। यह प्रतिकृतिकरण से प्रारंभ के लिए उत्तरदायी होता है, अतः किसी जीव में विजातीय डीएनए के गुणन के लिए एक आवश्यक होता है कि डीएनए जो है वो प्रतिकृतिकरण की उत्पत्ति किसी भी विजातीय डीएनए या गुणन के लिए आवश्यक होती है कि यह डीएनए प्रतिकृति की जो उत्पत्ति है ना वो धारण करने वाले क्रोमोसोम्स का भाग बने, इसलिए विजातीय डीएनए खंड को प्रतिकृतिकरण की उत्पत्ति से संबंध कर दिया जाता है ताकि यह पोषक जीव को स्वतः प्रतिकृतिकरण मतलब उसमें जो गुणन की क्षमता है उसको डेवलपमेंट कर सके, उसका विकास कर सके, इसके लिए उसमें ये उत्पन्न किया जाता है। अब दो प्रमुख खोजें पुनर्योगी डीएनए तकनीकी की जो प्रगति को लिए उत्तरदायी मानी जाती हैं। कुछ जीवाणुओं में पाए जाने वाले रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तथा दूसरी जो है प्लाज्मिड फेज या अन्य वाहकों के प्रयोग द्वारा जो पुनर्युगज डीएनए की बड़ी मात्रा में विनियमन, मतलब पुनर्युगज तकनीकी को जो सहायक बनाने वाले, जो सफल बनाने वाले कारक है ना, वह दो ही हैं। पहला कौन सा है, याद रखिए, इसमें पहला आएगा रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। जो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ना वो पहला कारक है कि इस तकनीकी को जिसने सरल बनाया। और दूसरा इसमें जो कारक है ना वो प्लाज्मिड फेज, जो भी इसके वाहक है ना इसके लिए कार्य करते हैं वाहक का, वो इसका दूसरा कारक है। इसमें दो कारक हैं, पहला आएगा रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस, दूसरा आएगा प्लाज्मिड फेज या और भी कोई वाहक है, वो वाहक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर वो वाहक इसमें नहीं होता ना तो ये सफल नहीं होता, ये प्रयोग सफल नहीं होता। चलिए अब शुरुआत आगे की करते हैं। तो इसमें जो हैगा वो हैगा पहला कृत्रिम डीएनए या पुनर्युगज अणु, यानी फर्स्ट जो आर्टिफिकल वह होता है जो बनाया जाता है मानव द्वारा। फर्स्ट आर्टिफिकल जो रिकॉम्बिनेट डीएनए जो मॉलिक्यूल्स था या कृत्रिम जो अणु था वह क्या था, ये हमें देखना है। देखिए क्या था, पहला कृत्रिम डीएनए जो पुनर्युगज जो या रिकॉम्बिनेट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने का कार्य 20वीं शताब्दी जो 20वीं सदी थी ना उसके कुछ महत्वपूर्ण खोजों के बिना संभव नहीं हो सका है। इसके लिए एक बड़ी खोज जो थी आणविक कैंची, जिसे हम रिस्ट्रक्शन एंजाइम बोलते हैं। रिस्ट्रक्शन एंजाइम जो आणविक कैंची की तरह कार्य करता है, मतलब वो डीएनए को काटता है विशिष्ट स्थानों से भी और उसके अंदर से भी, उनके बिना ये संभव नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या था, इस एंजाइम की मदद से जो डीएनए को एक निश्चित स्थान से काटना संभव हुआ, जिसे हम कृत्रिम पुनर्युगज कैसे बना पाएंगे, ये संभव नहीं था। मतलब अगर रिस्ट्रक्शन एंजाइम नहीं होता तो उसकी हम कॉफी या उसकी कटिंग करने के लिए हम उपलब्ध कोई ऐसा साधन नहीं कर सकते थे जिससे हम उसके रिस्ट्रक्शन कर सकें, उसको पुनर्युगज कर सकें डीएनए को। अब जीवाणु जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एक क्या था, ये जीवाणु था। इसके सहायता से मनुष्य का अन्य स्तनधारियों की आंत का परजीवी जो रोगजनक जीवाणु है के मूल प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जो जीन पाई जाती थी। इसमें क्या होती है कि एंटीबायोटिक जो होती थी प्रतिरोधी जीन वह पाई जाती थी। तो इस जीवाणु को जो है एंटीबायोटिक्स के लिए एक प्रतिरोधकता या प्लाज्मिड पर पाई जाने वाली एक जीन के कारण होती थी। तो जीवाणुओं में एक प्लाज्मिड स्वतः प्रतिकृतिकरण करने वाले एक बाह्य गुणसूत्र को गोलाकार डीएनए अणु होते थे। उसमें जो अणु होते थे ना वह ही रिस्ट्रक्शन एंजाइम की तरह कार्य करते थे। वो एक नए जो डीएनए था उससे जुड़ जाते थे और उससे जुड़कर एक बंध बनाकर उसमें रहते थे और उसमें वो नए गुण डाल देते थे जो उसके लिए आवश्यक थे। तो ये पहला इसका टॉपिक था। इसमें जो अगर ये नहीं होते ना वाहक थे, ये जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये जीवाणु के जो अंदर जो एक एंटीबॉडी जो प्लाज्मिड है ना इससे बनाया, वो एक वाहक का कार्य करता है। इसको आप याद रख चलिए। अब इसमें जाता है स्टेनेल जो कोहेन थे व हार्वर्ड बोयर ने एक इस एंटीबायोटिक्स प्रतिरोधक जीन को कहीं और जोड़ने का विचार किया, बनाया। मतलब इस जो रिस्ट्रक्शन एंटीबायोटिक ने सोचा ये जीन है, अगर इसको किसी नए जीन में जोड़ दिया जाए
तब क्या होगा? इनने ऐसे विचार बनाया, तो इन्होंने जब इसको जोड़ा 1972 में इन वैज्ञानिकों ने रिस्ट्रक्शन एंजाइम की मदद से जीवाणु जो साल्मोनेला की जो एंटीबायोटिक जो प्रतिरोधक जीन से अलग किया, और इसके काटे गए या फिर प्लाज्मिड को अलग किए गए जो डीएनए को फिर एक नए प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। अब उन्होंने जो वहां से काटा था, जो साल्मोनेला जीवाणु था, उससे उसको काटा था एक प्रतिरोधी जीन को, उसको नए जीन में जोड़ने की कोशिश की और उसको जोड़ा। फिर क्या हुआ? तो डीएनए को फिर इसमें प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया गया। यह प्लाज्मिड जो है डीएनए, इसमें जुड़े डीएनए से स्थानांतरण के लिए एक वाहक है जो रोग का संचरण करने वाले रोग वाहक की तरह प्लाज्मिड भी एक विजातीय डीएनए खंड को पोषक जीव में पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब इससे जोड़कर उसको नए जीव में पहुंचा दिया गया, तो वहां उसका अच्छे से ग्रोथ हो गया। वहां पर जब उसका ग्रोथ हुआ, तो इन्होंने क्या किया, उसको ऐसा करना प्रारंभ कर दिया जो रिस्ट्रक्शन एंजाइम की एक कड़ी बन गई। रिस्ट्रक्शन एंजाइम मतलब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग थी, इसके बिना संभव नहीं थी। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग थी ना, इसके बिना वो संभव नहीं थी, संभव ही नहीं थी। अब इसमें जो प्लाज्मिड वाहक, जो इसमें प्लाज्मिड वेक्टर हैं, इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देखो, जो प्लाज्मिड वाहक होते हैं ऐसे एंटीबायोटिक या प्रतिरोधी जीनों को जोड़ने का कार्य, या डीएनए लाइगेज, जो डीएनए लाइगेज होता है वो जोड़ने का कार्य करता है। इसको आप समझ के रखिए, सफल बनाया। डीएनए लाइगेज वह एंजाइम होता है जो डीएनए अणुओं के कटे स्वरों को जोड़ने का कार्य करता है। इन एंजाइमों के बिना जो थी जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसका कोई औकात ही नहीं थी, ये समझ चलिए आप। कोई टेस्ट नहीं था उसका। इसके ही आने से उसकी वैल्यू बनी, उससे हुआ कार। ये महत्वपूर्ण कड़ी है उसकी। एक स्व प्रतिकृतिकरण करने वाले जो डीएनए के साथ उसको जोड़ दिया गया और उससे नए जीव का निर्माण किया। वो क्या थे? लाइगेज था। लाइगेज के बिना भी ये संभव नहीं था। इसमें दो महत्वपूर्ण रखते हैं, एक काटने वाला, एक जोड़ने वाला। मतलब एक वांछित जीन से उसको काट कर लाना उस गुण को, और एक नए जीन में आकर उसको जोड़ना, ये दो ही इसमें इंपोर्टेंट रखते हैं। और इसमें उद्योग जो थी जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें और कुछ जो था वो वैल्यू नहीं रखता है। ये दोनों ही वैल्यू करते हैं बस। अब इसमें देखिए, मानव जो जीवाणु एस्चेरिया कोलाई से भी कुछ वाहक बनाए गए। देखो, एस्चेरिया कोलाई से इस पुनर्युक्त डीएनए में स्वतः रूप में प्रतिकृतित हुआ। मतलब जो एस्चेरिया कोलाई था वो स्वतः प्रतिकृतिकरण कर सकता था। इसका भी उपयोग वाहक के रूप में किया गया, जो कि डीएनए पॉलीमरेज में प्रयोग आने वाला एक प्रतिलिपियों को बनाई। ई कोलाई में एंटीवायरस प्रतिरोधी जिनका जो गुणन व अनेक प्रतिलिपियों में बनाने को जो है वो क्लोनिंग कहते हैं। मतलब एक क्लोन बनाकर उसको नए डीएनए में जोड़ देना, वो क्लोनिंग कहलाती है। देखिए, अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जीव की जो अनुवांशिक रूपांतरण की प्रमुख 3 चरण होती हैं। अब इसके 3 चरण होती हैं। इन 3 ही चरण में पूरी जो अनुवांशिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, वो कमाल कर जाती है। देखिए, ये 3 कौन कौन से पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान। मतलब सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले करना यह है कि वांछित जो डीएनए है, मतलब जिस डीएनए से हमें वो जीन निकाल के लाना है, तो वांछित जीन से या वांछित डीएनए से कि उस डीएनए की ही पहचान करना। अगर आप उस डीएनए की पहचान नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं? पहले उस डीएनए की लड़ी की पहचान करना, जिसको अपन को इस नए जीव में डालना है, उसकी पहचान करना इसका पहला पद था, उसकी पहचान करना। अब दूसरा पद क्या था इसका? जो चिन्हित, हमने जो पहचाना है जिस डीएनए को, उस चिन्हित डीएनए को पोषक में स्थानांतरण करना। अब हमने एक उस डीएनए को पहचान तो लिया कि इस डीएनए को हमें इस जीव में डालना है, तो उसकी पहचान के बाद उसका जो ट्रांसपोर्ट का जो उसके कार्य था, वो स्थानांतरण का जो कार्य था, वो किससे किया गया? जो डीएनए वाहक बनाए थे, जो वेक्टर बनाए थे, उन वेक्टरों के साथ उसको नए जीव में प्रवेश किया गया। अब इसका जो स्थानांतरित डीएनए का पोषक में रखरखाव तथा डीएनए का संतति में स्थानांतरण, ये सारे इसके क्या थे? पद थे। अब ये पद हमने पढ़ लिए हैं। अब हमको एक एक कर इनको समझना है। देखो, पुनर्युक्त डीएनए तकनीकी के जो साधन, इसके साधन क्या थे? यानी टूल्स ऑफ जो रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके टूल्स क्या थे? साधन क्या थे? टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके टूल्स क्या हैं? टूल्स को देखेंगे हम सबसे पहले। देखिए, अब ये देखो, पहले करते हैं पुनर्युक्त डीएनए में के निर्माण से आप जान चुके हैं कि डीएनए पुनर्युक्त तकनीकी में जो रिस्ट्रक्शन एंजाइम और लाइगेज या वाहक पॉलीमरेज एंजाइम व पोषक जीव महत्वपूर्ण साधन होते हैं। इसको आप
समझ चुके हैं। इसमें एक रिस्ट्रक्शन एंजाइम होना ही चाहिए, एक रिस्ट्रक्शन एंजाइम होना ही चाहिए, डीएनए लाइगेज होना चाहिए, एक बैक्टर यानी वाहक होना चाहिए, और पॉलीमरेज जो एंजाइम है वह भी इसमें होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये समझ चुके हैं आप, इनका होना इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला किसका? रिस्ट्रक्शन एंजाइम, लाइगेज, वाहक, पॉलीमरेज। देखिए रिस्ट्रक्शन एंजाइम जिसको काटेगा, इसको काटने का कार्य करेगा, जो चिन्हित डीएनए है उसको काटने का काम करेगा, लाइगेज उसको जोड़ने का कार्य करेगा, और वाहक उसको स्थानांतरण के लिए ये कार्य करते हैं भाई। इसमें इनका इंपोर्टेंस होता है, इनका इंपोर्टेंस इसमें होता है। अब प्रतिबंधन एंजाइम जो रिस्ट्रक्शन एंजाइम है उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, रिस्ट्रक्शन एंजाइम के बारे में। चलिए रिस्ट्रक्शन एंजाइम को देखते हैं। देखिए 20वीं जो शताब्दी के 7वें दशक यानी 1963 में जीवाणु एस्चेरिया कोलाई, जीवाणु एस्चेरिया कोलाई यानी जो ई कोलाई होता है, ई कोलाई में जो जीवाणु भोजी से बचाव करने वाले एंजाइम की खोज हुई। मतलब इसमें एक ऐसा जीवाणु भोजी से बचाव करने, जीवाणु भोजी से बचाव करने वाले एक एंजाइम की खोज हुई। मतलब एस्चेरिया कोलाई में एक ऐसा जीवाणु पाया जाता है कि जो जीवाणु भोजी से हमारी रक्षा कर सकता है, मतलब वो इसकी बचाव कर सकता है जीवाणु भोजी से। तो उस गुण को जब इसमें देखा गया तो जीवाणुओं की यह एक एंजाइम 2 प्रकार के विषाणुओं को संक्रमण से बचाते हैं। कौन कौन से होते हैं? अपने डीएनए में मिथाइल समूह जोड़कर, मतलब इस तरीके से बचा सकते हैं। पहले अपने डीएनए में मिथाइल समूह जोड़कर, दूसरा विषाणु जो के कुछ डीएनए में जो काट कर अर्थात उसके खंडों को विभक्त कर, उसको काट देती हैं और खंडों में उसको विभक्त कर देती हैं। ये 2 तरह से इसको जोड़ सकते हैं, 2 तरह से इसको जोड़ सकते हैं। तो इसमें हमें जो करना है ना, तो इन एंजाइमों के द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं। देखिए अब यह विषाणुओं में डीएनए को काटकर इनका गुणन रोकते हैं, इनकी वृद्धि को बाधित करते हैं, अतः ये रिस्ट्रक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिस्ट्रक्शन कहलाते हैं। अब यह जो नाभिकीय अम्ल यानी डीएनए का विघटन करते हैं अतः न्यूक्लियस कहलाते हैं। मतलब इसमें वह अणु जो ये विषाणु उसके जो डीएनए वेक्टर इसका गुणन करती हैं, इसके गुणन को जो करते हैं ना, इसके गुणन को करती हैं ना, जो उन्हें बाधित करते हैं, अतः ये रिस्ट्रक्शन, इसको गुणन करने वाले रिस्ट्रक्शन एंजाइम कहलाती हैं, रिस्ट्रक्शन कहलाती हैं। और ये नाविक अम्ल का विघटन करते हैं, वो न्यूक्लियेज कहलाते हैं। और यह नाभिकीय अम्ल के सिरों की ओर नहीं अपितु बीच में से काट देना, वो एंडो न्यूक्लियस। मतलब एंडो वो कहलाती हैं जो बीच में से काटते हैं, एक्सो वो कहलाती हैं जो सिरों से काटते हैं। इसको आप याद रखिए। देखो इस पर क्या आएगा, इस आधार से इस इन एंजाइमों की जो खोज थी ना, इन पर कार्य के लिए जो डब्ल्यू ऑरवर और एच स्मिथ और डी नेथेंस को सन जो 1978 का चिकित्सीय व कार्य नोबेल पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। भाई इनका ये योगदान था। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब एक प्रतिबंधन जो एंडोन्यूक्लियस का नामकरण है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस नामकरण हेतु निम्न मान्यताओं की जाती हैं। इसमें जो मान्यताएं होती हैं, मतलब प्रतिबंध जो जीवाणु है उसका नाम कैसे रखें, उसके लिए कुछ मान्यताएं होती हैं। वो मान्यताएं देखिए, देखो पहला नाम अक्षर वंश का के नाम का पहला अक्षर होता है, उसका वंश का नाम का जो है वो पहला अक्षर होता है। जिसे वंश के एंजाइम की सबसे पहली खोज हुई, इसे पहले अक्षर में लिखते हैं। और जैसे अगर कोई एंजाइम एस्चेरिया कोलाई से लिया गया है तो उसे ई कोलाई लिखेंगे, उसमें आगे क्या लिखते हैं हम? ई लिखते हैं, तो उसको ई कोलाई लिख देते हैं। तो एंजाइम के नाम से दूसरे व तीसरे अक्षर में जीवाणु जिस प्रकार यह प्राप्त हुई कि प्रजाति का नाम पहले व दूसरे अक्षर में इन्हें छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे हिमो जो फिलस इन्फ्लुएंजी था, उसका जो एच लिखकर इन लगा दिया, हिन उसका नाम रख दिया। ये जीवाणु एक वेक्टर हैगा, एक वाहक हैगा, जिसे हिन कहते हैं। हिन थर्ड, हिन सेकंड, ये सभी इसमें आए हैं। शुरू में इन 3 अक्षरों को जो है जो इटैलिक्स में लिखा जाता है, तिरछा, इटैलिक्स में तिरछा लिखा जाता है। इनका ये सब नामकरण किसकी पद्धति है, आप इसको पढ़ के रख लीजिए, ये लिखने आते हैं। तो विभेदन या प्रारूप या प्लाज्मेट का नाम या उपयोग 3 अक्षरों के साथ में लिखते हैं, लेकिन इसे इटैलिक्स में नहीं लिखा जाता। उदाहरण के लिए अगर एस्चेरिया कोलाई है तो इसे ई लगा, ई के बाद डॉट लगाकर कोलाई। जीवाणु आर आई हैगा, जैसे आर आई प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। अतः एंजाइम का जो है ना, ई कोलाई आर आई, ई कोलाई आर आई, ई कोलाई आर आई, इस प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से जो हीमोफिलाई जो इन्फ्लुएंजी है उसका लिखते हैं हम डी, थर्ड रेक्सेडर एंजाइम के साथ इसका प्राप्त हुआ, तो इसे क्या लिख दिया हमने? हिन डी थर्ड, हिन डी, हिन लिख कर डी लिखा और थर्ड लिख दिया। ये किसका हो गया? वाहक का एक नाम हो गया। चलिए इसी प्रकार से हमने जो और सभी थे उन सभी का हमने इसमें नाम लिखते गए, उनका सभी का वर्णन करते गए, उनके अनुक्रमों को पहचान कर। तो आगे चलेंगे तो जो क्या है अभिज्ञान या
या फिर पहचान अनुक्रम क्या थे उसके, देखिए। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, पहचान अनुक्रम डीएनए का वह क्रम जिसमें रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियोज पहचानता है, विशिष्ट या प्रत्येक एंजाइम के लिए अलग अलग होती हैं। अधिकांश एंडोन्यूक्लियोज की पहचान क्रम घूर्णी समिति में जो जो इसका पैलिड्रोम होती हैं, पैलिड्रोम या घूर्णी समिति या पैलिड्रोम में डीएनए के एक रज्जुकों को आधे भाग का क्षारक अनुक्रम उसके जो पूरक रज्जुक होती हैं उसके दूसरे भाग का दर्पण प्रतिरूप होता है, उसका उल्टा होता है। ऐसे इसमें शुरुआत की हमने थर्ड एंड सिरे से, फिफ्थ एंड सिरे थर्ड एंड सिरे की ओर देखे गए तो जी ए टी टी सी और थर्ड एंड सिरा आ गया। अब इसका जो पॉलीड्रोमिक अनुक्रम होगा उसका उल्टा होता है, जस्ट यहां से पीछे से लिखना शुरू करेंगे, कैसे, सी टी टी ए जी, इसका ये पॉलीड्रोमिक अनुक्रम होता है, इसको पहचानने का ये क्रम होता है, अनुक्रम होता है। अब अर्थात इस रज्जुक का आधा भाग उसके पूरक रज्जुक का दर्पण प्रतिरूप रूप होता है, पॉलीड्रोमिक जो अनुक्रम होता है उसमें। अब इसमें देखिए प्रतिबंधन एंजाइम, जो एंजाइमों का एक बड़े वर्ग जो न्यूक्लियोजेज हैगा में शामिल, दो न्यूक्लियोजेज दो प्रकार की होती हैं, एक्सो न्यूक्लियोजेज भी होता है और एंडो न्यूक्लियोजेज भी होता है। इसमें एक्सो न्यूक्लियोजेज भी होता है और एंडो न्यूक्लियोजेज भी होता है, दो न्यूक्लियोजेज होती हैं, एक्सो एंडो। एक्सो वह होती हैं जो डीएनए को सिरों से काटते हैं, एंडो वह होती हैं जो डीएनए को अंदर से काटते हैं, बीच में से काटते हैं। देखिए एक्सोन्यूक्लियर एंजाइम डीएनए को इसके सिरों से काटते हैं, अर्थात इसे सिरों पर न्यूक्लियोटाइड्स को अलग करते हैं, इसे एक्सोन्यूक्लियर कहते हैं। जैसे हिंड डी सेकंड हो गया, तरह जो एक प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम न्यूक्लियो एंडोन्यूक्लियेज डीएनए की लंबाई को एक विशिष्ट अनुक्रम की पहचान करती हैं। विशिष्ट पहचान अनुक्रम को पा लेने पर यह डीएनए के जुड़े द्विरज्जुकों को, दोनों रज्जुकों के शर्करा फास्फेटों की श्रृंखलाओं को विशिष्ट स्थानों पर काट देते हैं, ठीक है। इसको पॉलीड्रोमिक या न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रमों को पहचान करना कहते हैं। अब जो पैलिड्रोम क्या होता है, पैलिड्रोम उसका उल्टा रूप होता है, दर्पण प्रतिरूप होता है पैलिड्रोम। देखो शब्द जो कि सीधे व उल्टे पढ़ने का समान होता है, जैसे मलयालम है, इसका जो, अब हम इसको पीछे से पढ़ेंगे ना तो भी मलयालम ही आएगा, ही मलयालम ही आएगा। दूसरे शब्द अक्षरों में समूहों में जो बाईं ओर से पढ़ने पर, सीधे पढ़ने पर व दाईं ओर से उल्टी ओर से पढ़ने पर जो समान शब्द मिलते हैं ना, उन्हें पैलिड्रोम कहते हैं। उन्हें शब्दों को क्या कहते हैं, हम पैलिड्रोम कहते हैं। ऐसे नीचे लिखा गया है GAATTC, तो इसको हम उल्टे तरफ पढ़ेंगे ना, देखो ऐसे CTTAG, तो इसका पैलिड्रोमिक अनुक्रम आता है, मतलब उसका उल्टा करके पढ़ते हैं तो ऐसा आ जाता है। चलो ठीक है, आगे चलेंगे। ये इसकी क्रियाविधि है। इसमें एंजाइमों की जो डीएनए लड़ियों को एक ही स्थान पर काटता है, इनको काटकर एक नए डीएनए में ट्रांसफर करना ही वो ट्रांसमीटर्स कहलाते हैं। वो सभी नहीं देखना है इस वक्त, हमको जो अपना मेन टॉपिक है उसको पढ़ के रखना है। आज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उत्पन्न वितरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ जो क्लीवेजेज होते हैं और प्रोडक्ट बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इनको देखना है। सबसे पहले हमको इसमें हम क्या देखने वाले हैं, देखिए भाई, इसमें हम कुछ ज़्यादा देखने वाले नहीं है। इसमें इसको क्या करना होता है कि जो समांतर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए रज्जुकों के जो पैलिड्रोमिक स्थानों के मध्य में एक बड़ा सा दूर काटने यानी उनको बेदलत कर देती हैं, लेकिन यह कटाव बेदलन विपरीत रज्जुकों के समान जो क्षारों के बीच में इसके सिरों पर द्विरज्जुकीय भाग रहते हैं। इसका जो कार्य होता है वो प्रत्येक रज्जुकों की जो प्रलंबी या फैलाव मिलते हैं, जिन्हें वह चिपचिपे सिरों कहा जाता है। इन्हें चिपचिपे सिरों को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पूरक कटे प्रतिरूप के साथ हाइड्रोजन बंध बनते हैं। इन सिरों पर जो अनुलग्नी प्रवृत्ति या फिर जो चिपचिपा एंजाइम डीएनए लाइगेज के साथ संलग्नता जुड़ जाती हैं, तो उससे क्या हो जाता है, ये आपस में जुड़ जाती हैं। देखो यहाँ बताया जा रहा है, इसका जो पॉलीड्रोमिक इस प्रकार से कट गया है, ये कट गया है, ये इस प्रकार का था। जब इसको काट कर हमने ऐसा इसको जो जोड़ा तो इसमें जो पॉलीड्रोमिक है इसमें फिट हो जाती हैं, और इसके पॉलीड्रोमिक इसमें फिट हो जाती हैं। जो ये क्रिया होती है ना, इसी को हम कहते हैं एंजाइमों के साथ विदलन और उनका जुड़ना, ऐसा हो जाता है। नीचे दिया गया है एक चित्र, इस प्रकार से भी वो जुड़ सकती हैं। तो डीएनए श्रृंखलाओं की दो रज्जुकों को अलग अलग स्थानों पर करते हैं। विदलन जो है विपरीत रज्जुकों को समान क्षारकों के बीच में तीर या फिर निशान एंजाइम की क्रिया द्वारा दिखाया जा रहा है। ये वाला तीर के द्वारा देख सकती हैं आप, ये क्रिया द्वारा देख सकती हैं एंजाइमों का विदलन पर उनका जुड़ना इसमें बताया जा रहा है। अब ये कुछ एंजाइम्स हैं, आप इनका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए भाई। इनका जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और
ये एंजाइम होती हैं इनकी, इसमें इसके पॉलीड्रमिक अनुक्रम है इनका। ये क्वेश्चन बनता है कि ये एंजाइम कौन सा है, जो ये है किस जीवाणु से प्राप्त होता है, ये किस जीवाणु का स्रोत है, और इसका पॉलीड्रमिक अनुक्रम भी लिखिए। ये रटने वाली, याद करने वाली चीज होती है, ये कुछ समझाने वाली नहीं होती है। आप इसको जल्दी देख लीजिए। हो गया। अब इसमें एक और टॉपिक देखेंगे, डीएनए खंड या का पृथक्करण या फिर विलगन, यानी उसका पृथक्करण, यानी कि उसका क्या होता है, रिस्ट्रक्शन, जो एंजाइम होता है द्वारा डीएनए के काटने या डीएनए से के टुकड़े खंड को प्राप्त करने या खंडों को जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की तकनीक द्वारा अलग करने की जो क्रिया होती है, उसी को हम कहते हैं डीएनए खंड का पृथक्करण या फिर विलगन। यानी उसका डीएनए खंड को काट कर दो भागों में अलग अलग करना, उसका क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है डीएनए खंड का। चलिए आगे चलेंगे। तो ये जो क्रिया है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रिया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये फॉरेंसिक में भी काम आने वाली बहुत महत्वपूर्ण एक क्रिया होती है, और ये किस में काम आती है, फॉरेंसिक में अधिकतर काम आती है। ये पैतृक लक्षणों के देखने के लिए इसका काम किया जाता है, किसमें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, और भी इसका बहुत उपयोग किया जाता है, हम देखेंगे आगे। इसमें भी हम शायद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमने इसको पढ़ रखा है अपने चैप्टर 6 में, तो वहीं का याद रखेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या आएगा, डीएनए जो ऋण आवेशित होती हैं, ये बात जरूर अभी तक आप जानते ही होंगे वैसे तो, कि जो डीएनए है वह ऋण आवेशित होता है। कैसा होता है, डीएनए ऋण आवेशित होता है। तो डीएनए के खंड में प्रत्येक जो न्यूक्लियोटाइड्स में एक फास्फेट समूह होता है, यह विभिन्न लंबाई वाले एक डीएनए समूह के कुल भिन्न भिन्न होता है। देखो इसमें भाई एक एगारोज जेल होता है, उसको देखिए, इसमें पढ़ते हैं पूरा, फिर समझने की कोशिश करेंगे। आप भी साथ साथ रीड करते चलिए। आवेशों की कुछ भिन्नताएं जो उपयोग में विभिन्न लंबाई वाले डीएनए खंडों को विद्युत क्षेत्र में रखकर तथा बलपूर्वक धनावेशित इलेक्ट्रॉनों को एनोड की ओर भेजकर अलग करते हैं। अब किया गया कार्य एक जेल द्वारा संपन्न होता है, इसलिए यह तकनीकी इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल का प्रयोग होता है उसे एगारोज जेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एगारोज जेल बोलते हैं। एगारोज जेल जो है समुद्रीय घास या फिर जो माइनों में जो है कुछ शैवालों या फिर कुछ प्राकृतिक बहुलक अगर अगर से इसको प्राप्त किया जाता है, एगारोज जेल को, ठीक है, इससे प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक धनावेशित आवेश को डीएनए के जब पास भेजा जाता है, तो इसमें ऋणावेशित होने के कारण से आकर्षित होकर वहां से टूट जाता है अपने समान आवेश से, और इसका साथ हो लेता है। इसमें जो एक जेल का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं एगारोज जेल। तो ये किससे प्राप्त होता है, अगर अगर या फिर कुछ शैवालों से ये प्राप्त होता है, समुद्री घास जो होती है। अलग किए जा रहे जो आवेश अणु हैं, यानी जो ऋणावेश डीएनए खंड है को विद्युत संचलनीय चलन क्षमता, इसमें चलन क्षमता होती है विद्युत संचलन वाली, क्योंकि ऋणावेश और धनावेश का आकर्षण होता है। देखो जेल एगारोज का जो चालनी प्रभाव होता है वो डीएनए खंडों को अलग हो जाता है, और इस पर निर्भर करता है कि छोटे छोटे खंड दूर तक एनोड की ओर पहले आते हैं, और एनोड के धनावेश जो तेजी से उसकी ओर खिंच जाता है, और इस क्रिया से वो क्या हो जाते हैं, इस क्रिया हो जाती है सारी संपन्न। तो चित्र में जो कूपों को दिखाया गया है वो इसी प्रकार से क्रिया चलती रहती है। मतलब इसमें जो उपयोग किया जाने वाला है ना, वो जेल एगारोज जो है उसका इसमें प्रयोग किया जाता है, किसमें, डीएन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। अभी ये क्या आएगा कि जो अभिरंजन, इसमें जो दूसरा कार्य होता है इसका अभिरंजन। अब उसमें क्या होता है, डीएनए को अब तो हमने काट लिया है, जेल एगारोज की सहायता से वांछित डीएनए को हमने काट तो लिया। अब उसको नए जीव में पहचान कर उसको कैसे हम नए जीव में ट्रांसफर करेंगे और उसमें पहचान रखेंगे कि ये वही कण है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसका अभिरंजन करना होता है। किससे, इथिडियम ब्रोमाइड से। इथिडियम ब्रोमाइड का अभिरंजन करना होता है। देखिए अभिरंजन में क्या आएगा, डीएनए जो प्राकृतिक अवस्था में एक रंगीन अणु होता है, अतः डीएनए के जो पृथक्करण खंडों को एगारोज माध्यम से देखा नहीं जा सकता, मतलब जो होता है देखा नहीं जा सकता है। इसलिए पहले जो डीएनए के खंड होते हैं उसे इथिडियम ब्रोमाइड जो होता है, इथिडियम ब्रोमाइड नामक एक यौगिक से अभिरंजित किया जाता है। यह रंग दिए गए, अर्थात जो अभिरंजित जो डीएनए खंड हैं उनको परावैंगनी प्रकाश में
देखने पर यह जो चमकीले नारंगी रंग के दिखाई देने लगते हैं। कैसे दिखाई देने लगती हैं? चमकीले नारंगी रूप के दिखाई देने लगती हैं। तो बिना अभिरंजन के, बिना परावैंगनी प्रकाश के डीएनए खंडों को नहीं देखा जा सकता है। तो अभिरंजन के बाद यह जो दृश्य है ना, वो प्रकाश में दिखाई देने लगते हैं। तो इसका जो अभिरंजन किया जाता है वो किससे किया जाता है? वो इथिडियम ब्रोमाइड से किया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे इसका, छालन या फिर एल्यूशन। अब इसमें क्या आएगा? जो छालन या फिर एल्यूशन जो क्रिया होती है, इसमें क्या होता है देखिए। देखो, जेल माध्यम पर अलग हो गई जो डीएनए की पट्टिकाओं को काट कर निकाला जाता है। मतलब पहले हमें उसको हम पहचाने जाते हैं, आकर्षित करती हैं, दूसरे में उसको अभिरंजित करती हैं, और तीसरे में उन पट्टियों को, जो डीएनए की पट्टियां थी अभिरंजित करनी थी जिन्हें हमने, उनको निकाल लिया जाता है। इसमें निकाला जाता है और इन जेलों को, टुकड़ों को, जो डीएनए के जो निष्कर्षित करना या छालन कहलाता है। इस प्रकार जो अलग किए गए डीएनए खंडों को प्रयोग इन्हीं वाहक से जोड़कर पुनर्युगज डीएनए बनाने में किया जाता है। अब जो प्रोटीन्स का पृथक्करण, पॉली, ये नहीं देखना है हमें, डिब्बा में सिर्फ आपको पढ़ के रखना है इसको, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अब क्लोनिंग वाहक क्या होती है इसमें? इसमें क्लोनिंग वाहक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ये हम पहले बता चुके हैं। ये तो किसकी थी? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रिया थी। इसमें तीन इसके पॉइंट होती हैं। पहला, उसको वांछित डीएनए को पहचान करना, फिर इसके बाद उसका अभिरंजन करना, उसको धनावेश द्वारा आकर्षित करना पहला तो होता है, फिर दूसरा उसको अभिरंजित करके, फिर उसको काट कर एक छालन या एल्यूशन द्वारा उसको एक निकाला जाता है और नए जी में ट्रांसफर किया जाता है। किसके द्वारा? क्लोनिंग वाहक के द्वारा। अब क्लोनिंग, जो क्लोनिंग वेक्टर होती हैं वो क्या होती हैं, उनको देखेंगे। क्लोनिंग वेक्टर देखिए, जीवाणुओं के बाहर जो गुणसूत्रीय वृत्ताकार डीएनए खंड प्लाज्मिड जीवाणु को स्वतः अर्थात गुणसूत्रीय डीएनए से स्वतंत्र रूप से गुणन करते हैं। इसी प्रकार जीवाणु कोशिकाओं में प्रवेश करने वाला जीवाणु भोजी डीएनए एक जीवाणु के में गुणन करता है। जीवाणु में क्या करता है? ये जीवाणु में ये गुणन करता है, तो करने में सक्षम होता है। जीवाणु भोजी जीवाणु कोशिकाओं के अंदर बड़ी संख्या में उपस्थित होती हैं, अतः जीवाणु कोशिकाओं में इसके जीनोम के अनेक जो प्रतियां होती हैं वो मिलती हैं। कुछ प्लाज्मिड की जीवाणु कोशिकाओं में केवल एक या दो प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि कुछ में प्रत्येक कोशिका में 15 से 100 प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ जीवाणुओं में तो यह संख्या इसमें से भी अधिक होती है। तो ये प्लाज्मिड की कॉपियां का नंबर कहलाती हैं, कॉपी नंबर कहलाते हैं। अगर किसी जो विजातीय डीएनए के इन जीवाणु भोजी या प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया जाता है, तब यह डीएनए जो है खंड भी इसकी प्रतिलिपि संख्या के साथ गुणित हो जाता है। इसकी प्रतिलिपि संख्या के साथ गुणित हो जाता है। अब वाहक क्या है उसकी परिभाषा देखेंगे। देखो, वाहक या वेक्टर एक डीएनए अणु होता है। ये क्या होता है? एक डीएनए का अणु होता है। ये एक डीएनए अणु होता है जिसमें किसी पोषक कोशिका में प्रतिलिपिकरण करने की क्षमता होती है। प्रतिलिपिकरण करने की क्या होती है? इसमें क्षमता होती है, तथा इसमें जो क्लोन किए गए जो वाले विजातीय डीएनए खंडों को समायोजित किया जा सकता है। उन सभी को समायोजित कर कर नए जीव में भेज दिया जाता है। वो क्या होता है? वेक्टर होता है। पहला वेक्टर जो है हमारा, यहां से शुरुआत करते हैं। ये PBR 322, ये एक महत्वपूर्ण वेक्टर होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर होता है, इसके बारे में देखेंगे हम। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं यहां से। देखो, प्रतिकरण की उत्पत्ति क्या होती है? ओरिजिन, इसका ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन और ओरी, ठीक है, इसको पढ़ेंगे सबसे पहले। देखो, किसी प्लाज्मिड का वाहक का वह स्थान जहां से प्राकृतिक जो प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है, प्रतिकृतिकरण उत्पत्ति स्थल कहलाता है या ओरी क्षेत्र कहलाता है। जहां से प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है वह उसका ओरी क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिकृतिकरण जहां से प्रारंभ होगा, जहां से होना डीएनए का, वह कहलाएगा ओराई क्षेत्र। उसका क्या कहलाता है? ओराई क्षेत्र कहलाता है। अर्थात डीएनए का यह वह अनुक्रम है जहां पर प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है। अगर किसी जो विजातीय डीएनए के इस अनुक्रम के साथ जोड़ दिया जाता है, तो जो पोषक कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृतिकरण कर सकता है, मतलब उसके अंदर भी ये प्रतिकृतिकरण कर सकता है। यह अनुक्रम जोड़े गए डीएनए की प्रतिकृतिकरण संख्या को नियंत्रण भी करने में भी उत्तरदायी होता है। अतः जो लक्ष्य डीएनए के जो अधिक संख्या में प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए इसे वाहक या क्लोन करना चाहिए, जिसका उद्भव इसको ओराई कहते हैं। प्रतिकृतिकरण में उद्भव स्थलों को ओराई कहा जाता है। जो उद्भव स्थल होते हैं उनको ओराई कहा जाता है। तो प्लाज्मिड में ऐसे प्रक्रम प्राकृतिक रूप से उपस्थित होती हैं, जो परंतु प्लाज्मिड में अनेक अनावश्यक जीन भी होती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए जो प्राकृतिक प्लाज्मिड की में आवश्यक फेरबदल कर ऐसे रूप बनाए गए जो क्लोनिंग
में सहायक हों। तो इस प्रकार का एक प्लाज्मिड है जिसे पीवीआर 322 कहते हैं। अब पीवीआर 322 क्या है वो देखिए। देखो पीवीआर 322 एक व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला इकोलाई क्लोनिंग वाहक है। इकोलाई से प्राप्त होने वाला एक क्लोनिंग वाहक है। इसे हार्वर्ड बोथर ने प्रयोगशाला में बनाया था, 1970 में बनाया था। इसमें पी का अर्थ होता है प्लाज्मिड, वी आर का मतलब होता है बॉलीवर और रोड्रीगेज। ठीक है, इसके लिए इसको प्रयोग किया जाता है। अब इसमें इसमें क्या होता है, 40 से भी अधिक रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइमों की के लिए विशिष्ट पहचान स्थल होती हैं और 11 ऐसे पहचान होती हैं कि इसमें जो टी आर यानी कि टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधकता जीन के भी इसमें अंदर पाए जाती हैं। तो इसमें से कुल जो है 4361 क्षारक युग्म होते हैं। इसको याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टेबल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका चित्र ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इस चित्र को भी बहुत बार नीट में भी क्वेश्चन बन चुका है। इसके कुछ भागों को दे देती हैं और इसमें पूछ लेती हैं इसके इस भागों का नाम बताइए, ये बी सी दे देती हैं और पूछ लेती हैं। और इसमें एक और बात पूछ ली जाती है कि ओराई क्षेत्र यानी इसका उद्भव क्षेत्र क्या होता है इस पीवीआर का, तो ओराई क्षेत्र होता है। इसको आप याद रख के चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। आगे देखते हैं तो इसमें देखते हैं जो एंजाइम के नाम से के दूसरे व तीसरे अक्षर उस जीवाणु जिसमें यह प्राप्त हुए हैं कि प्रजाति नाम, ओ माय गॉड ये गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं। ये वहाँ का है, पीछे का है, ये चलो ये पढ़ लिया हमने। क्या पढ़ लिया, पीवीआर ये पढ़ लिया है ना हमने। पीवीआर 322 को हमने पढ़ के देख लिया है पूरा। अब हम देखेंगे वर्ण युग चिन्हक देखेंगे। अब वर्ण युग चिन्हक क्या होते हैं भाई, वर्ण युग जो चिन्हक होते हैं उनको समझने की कोशिश इसमें करने वाले हैं। देखिए वर्ण युग चिन्हक जो क्या होते हैं, सिलेक्टेबल मेकर्स क्या होती हैं, सिलेक्टेबल्स मेकर्स जो होती हैं जो किसी वाहक में ओरी की अतिरिक्त एक वर्ण या चयन योग चिन्हक की भी आवश्यकता होती है। चिन्हक की तरह पहचान बताने वाले यह स्थल अरूपांतरित, मतलब ये रूपांतरित नहीं हो सकते, अरूपांतरित जीवाणु की पहचान करने व उसके समाप्त करने में मदद करते हैं तथा चयनित रूप को रूपांतरित कोशिकाओं में वृद्धि में सहायक होते हैं। ठीक है, अब आ जाता है रूपांतरण क्या होता है भाई। इसका जो होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है उसको देखिए। देखो वह क्रिया जिसमें डीएनए का एक खंड जीवाणु कोशिकाओं में प्रविष्ट कराया जाता है, मतलब वह क्रिया जिसमें डीएनए का एक खंड जीवाणु कोशिका में प्रविष्ट कराया जाता है, जिन्होंने इस खंड को ग्रहण कर लिया वह जीवाणु रूपांतरित तथा ऐसा कर पाने में जो अक्षम रूपा जो जीव होता है वो अरूपांतरित कहलाती है। मतलब जो कर लेती हैं वो रूपांतरित नहीं कर पाती हैं, वो अरूपांतरित, सीधी सी बात है। आगे देखिए एस्चेरिया कोलाई जीवाणु में जो एंटीबायोटिक्स हैं जैसे एस्पिलिसिन, क्लोरेमैम, फिनिकॉल, ये सभी जो होती हैं, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन और के जो प्रतिरोधकता के प्रदान करने वाले जो जीनों के महत्वपूर्ण वर्ण युग जो चिन्हक माना जाता है, ये सामान्यतः इकोलाई जीवाणुओं में इसमें से किसी भी जो एंटीबायोटिक्स के लिए प्रतिरोधकता नहीं होती है, अतः जो प्रतिरोधकता ग्रहण करना उसके रूपांतरण का परिचायक होता है, किसमें रूपांतरण हुआ है। देखो इकोलाई से जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड पीवीआर 322 या पीवीआर 327 ऐसे दो चिन्हक हैं होते हैं। इसका अर्थ होता है कि जो एम्पिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन दो एंटीबायोटिक्स के लिए प्रतिरोधक या कोडकता करने वाले जीन हैं। ठीक है, इनके लिए ये क्या करते हैं, कोडित करती हैं। अतः जीनों को जो है क्रमशः AMPR या TETR नाम दिए जाते हैं। देखो इनके जीनों को ये नाम इनके जीनों के नाम होती हैं। इन दोनों जीनों में उपस्थित होने वाला यह जीवाणु एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम में भी वृद्धि करने में सक्षम होती हैं, वहाँ भी ये वृद्धि कर सकती हैं। तो इसको यही कार्य होता है इसका। ठीक है, अब होता है अगर लक्ष्य चीन को इन तीन या निर्विष्ट कर दिया जाए तो उसकी जो प्रतिरोधकता प्रदान करने की जो क्षमता समाप्त हो जाएगी। अगर लक्ष्य डीएनए में TR जो जीन के बीच में समावेशित कर दिया जाए तो यह इन जीनों का कार्य प्रभावित हो जाता है तथा एक जीवाणु जो टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम में वृद्धि नहीं कर पाएंगे, अतः दूसरा जीन जो मार्कर या का कार्य करता है, मतलब मेकर का कार्य करता है ना, इस लक्षणों के आधार पर इन उन जीवाणु कोशिकाओं को जिन सामान्य प्लाज्मिड उपस्थित है या होती हैं तथा ऐसी जीवाणु कोशिकाओं जिनमें प्लाज्मिड में जो विजातीय जीन निवेशित होती हैं में अंतर किया जा सकता है इनके द्वारा, ऐसा हो सकता है इसका। ठीक है, ये हो सकता है। अब हम देखेंगे कि क्लोनिंग स्थल क्या होती हैं भाई, क्लोनिंग साइट क्या होती हैं, उनको देखेंगे इसमें। अब देखिए
जो विजातीय डीएनए या फिर लक्ष्य डीएनए को वाहक के जो डीएनए से जोड़ने के लिए वाहक के डीएनए समानांतर रूप से उपलब्ध रिस्ट्रक्शन एंजाइम के कुछ या एक पहचान स्थल से होना चाहिए। उसमें कुछ पहचान तो होनी चाहिए, केवल एक पहचान स्थल की उपस्थिति के आदर्श पर माना जाता है कि वाहक के एक अधिक पहचान स्थल होने पर वाहक कई खंडों में टूट जाएगा, जिससे कि जीन की क्लोनिंग में जटिलता आएगी। जीन की जो क्लोनिंग है उसमें क्या आएगी, जटिलता आ जाएगी। तो लक्ष्य डीएनए को वाहक डीएनए के जो एंटीबायोटिक्स प्रतिरोधकता की दो में से किसी एक जीन के लिए स्थित प्रतिबंधन स्थल पर लाइकेज एंजाइम की मदद से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए विजातीय डीएनए में जो PBR 322 है में टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधकता जीन होता है, वो को BAM H फर्स्ट स्थल से जोड़ा जा सकता है। इसमें जुड़ने के लिए पुनर्युग जो प्लाज्मिड है संवर्धित नहीं किया जाएगा। इसको आप पढ़ के रख लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कुछ समझाने योग्य बात नहीं होती है। चलिए अब इसका जो अगला है वो है पौधों व जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संभाग। इन पौधों में भी होते हैं ये, जंतुओं में भी जो जीन क्लोनिंग है उसके लिए इन दोनों ही में संभाग होना आवश्यक है। मतलब दोनों में ही जो संभाग होते हैं ना, उनका होना जरूरी होता है। संभाग का पौधों में हो या जंतुओं में हो, उसमें किसी में भी क्लोनिंग करनी है ना, उनमें जो संवाहक होती हैं उनका होना तो जरूरी होता है, यानी वेक्टर का होना इनमें जरूरी होता है, वेक्टर का होना जरूरी होता है। चलिए अब देखते हैं वेक्टर का होना क्यों जरूरी होता है। देखो पौधों व जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संभाग, देखो वांछित जीनों में पादप व जंतुओं के जो स्थानांतरित करना मनुष्यों में जीवाणुओं और विषाणुओं से सीखा ही है। मतलब ये सबसे पहले विषाणुओं और जीवाणुओं में से हुआ है। प्रकृति में जीवाणु व विषाणु बहुत पुराने समय से इस कला का निपुण है। मतलब ये कर सकते हैं। कैसे पादप जंतु कोशिका जो यूकैरियोट में अपने जीन प्रविष्ट कराकर उन्हें स्वयं के लिए लाभकारी पदार्थों के निर्माण हेतु रूपांतरित कर दिया जाता है। ये सब हमने कहाँ से सीखा है, जीवाणु व विषाणु सीखा है। रूपांतरण जो पुनर्युगज तकनीकी है वह हमने खुद नहीं सीखी है, जीवाणु और विषाणु से सीखी है। उनके द्वारा अपनाई जाने वाली एक क्रिया है जिसे मनुष्य अपना रहा है। देखिए अब इसमें आता है एग्रोबैक्टीरियम जो ट्यूमीफेसियस फीसियंस से है गया। इसका क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस एक कृषि क्षेत्र में उपयोग होने को नहीं, कृषि में जो हैगा एक रोग पैदा करने वाला ये क्या होता है, एक जीवाणु होता है। ये कृषि में जो पौधे होते हैं उनमें रोग करने वाला एक जीवाणु होता है। ये देखिए मृदा में पाया जाने वाला एक दंडाकार जीवाणु जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस एक कुशल जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में कार्य करता है। यह जीवाणु पौधों में क्राउन गाल रोग का कारक होता है। ये देखिए नीचे चित्र दिया गया है, आपने देखे होंगे पौधों की एक सतह पर, उनकी स्क्रीन पर, उनके तने की एक छोटी सी डाली पर, टहनी पर एक फूला हुआ ट्यूमर के आकार का एक सरफेस होता है, ट्यूमर के जैसा। ये यहाँ दिखाया गया है, ये ट्यूमर के जैसा एक सरफेस होता है। हाँ, रुद्राक्ष जैसा एक सरफेस होता है, वो रोग होता है ग्राउंड गाल, जिसे ग्राउंड गाल कहते हैं। ये रोग जो कारक होता है ना, इसके रोग का जो कारक होता है ना, वो यही होता है, एग्रोबैक्टीरियम के कारण ये रोग होता है। ठीक है, तो इस रोग में पौधों की जो कोशिका है वो अनियमित वृद्धि या अर्बुद या ट्यूमर, ये देखिए मनुष्यों में अर्बुद या ट्यूमर होती है, ये वही होता है, तो बना देता है, उसमें अर्बुद या ट्यूमर बना देता है। तो एग्रोबैक्टीरियम जो ट्यूमीफेसियस हैगा अनेक द्विबीजपत्री पौधों में इस प्रकार के ट्यूमर बनाता है। यह जो ट्यूमर है रोगजनक जीवाणुओं के लिए आवश्यक रसायनों का उत्पादन करती हैं। मतलब यहाँ पर उन रसायनों का उत्पादन होता है जो इस जीवाणु के पोषण के लिए आवश्यक हैं। उन रसायनों का यहाँ पर क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, उन सभी का उत्पादन यहीं पर होता है। आगे देखेंगे तो आगे इसमें क्या आएगा, यह जीवाणु स्वयं पादप कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाता, अपितु जीवाणु का एक प्लाज्मिड, जैसे टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। टीआई प्लाज्मिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो थुरियंसिस इसका कुछ नाम होता है इसके जीवाणु का, उसके हमने बता दिया, जीवाणु के नाम पर ही इसका जो पहला वर्ड होता है वो रखा जाता है। जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड यानी टी लिया गया है ट्यूमर से, और इंड्यूसिंग से लिया गया है आई, और प्लाज्मिड तो प्लाज्मिड होता ही है। पोषक कोशिकाओं में प्रवेश कराया जाता है जो टीआई प्लाज्मिड जीवाणुओं में अग्र विभेदकों
में पाया जाता है तथा पादप कोशिकाओं में ट्यूमर उत्पन्न करता है। इस प्लाज्मिड का सिर्फ एक छोटा सा भाग ही, जैसे TDNA कहते हैं, पादप कोशिकाओं में जीनोम में समावेशित हो जाता है, इसलिए इसे ट्रांसफर डीएनए कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसफर डीएनए कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण, रोग प्रतिरोधकता आदि के जो लाभकारी जीन जोड़े गए तथा इसकी जो रोग पैदा करने की क्षमता को समाप्त कर दिया जाता है। इसके कारण ये रोग पैदा नहीं करता है। तो आज इस जीवाणु टीआई प्लाज्मिड में उपस्थित प्राकृतिक तंत्र को जो उपयोगी जीवों में स्थानांतरण के में प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ है कि जो एग्रोबैक्टीरियम जो ट्यूमिफिएंसिस होता है उसमें टीआई में एक महत्वपूर्ण क्लोनिंग वाहक के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है आज। किसके रूप में? महत्वपूर्ण क्लोनिंग वेक्टर होता है ना, क्लोनिंग वेक्टर, उसके रूप में इसका आज प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार की जो फेरबदल किए गए यह है कि पौधों के लिए रोगकारी नहीं रहा, लेकिन फिर भी मनुष्य में लाभकारी अर्थात वांछित जीनों को भिन्न प्रकार से ये पौधों में पहुंचाने या स्थानांतरित करने में ये सक्षम होता है। हालांकि ये रोगकारी नहीं रहा है। जब इसमें प्रविष्ट कराया गया, TDNA प्रविष्ट कराया गया, तो इसमें क्या होता है? ये रोगकारी नहीं रहा। तो इसमें जो उलटफेर किए गए उनके द्वारा फिर इसको ऐसा किया गया कि ये रोग ना पैदा करे, इसका सरफेस बनाया गया और इसने रोग पैदा नहीं किए। तो उस टाइप से इसको बनाकर एक नए जीव में प्रविष्ट कराया गया। ठीक है, इस नए जीव में क्या किया गया? इसे प्रविष्ट कराया गया। और ये होता है ना, ये एग्रो, इसको याद रखिए, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेसिस हैगा ये इसी रोग को पैदा करने वाला हैगा। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस हैगा ना, ये जो है पौधों में कैंसर होती है, अपन मनुष्य में जो कैंसर होती है ट्यूमर बनती है, उस ट्यूमर को निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है? ये ट्यूमर का निर्माण करता है। इन सभी को आप याद करके रखते चलिए और बने रहिए आप। और ये देखिए अब इसमें क्या हो रहा है भाई, एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेंसिस से जीवाणु का क्रॉसिंग ओवर हुआ सबसे पहले। ठीक है, इसमें क्या हुआ? टीआई प्लाज्मिड में TDNA को रूपांतरित कर उसमें वांछित जो जीन था उसको जोड़ दिया गया। अब उसमें TDNA को जोड़ा गया। अब TNA को जोड़ने के बाद जो TDNA कोशिकाओं की DNA से जुड़ जाता है। अब उसकी जो कोशिका है उनसे जुड़ जाता है। यहाँ पर आकर देखिए क्या होता है इसमें। यहाँ पर हमने क्या किया, जो टीआई प्लाज्मिड था, ये टीआई प्लाज्मिड था, ये टीआई प्लाज्मिड था, ये यानी एग्रोबैक्टीरियम था, ये इसका ये एग्रोबैक्टीरियम भाग है, ये जीवाणु का क्रोमोसोम्स है। ठीक है, सॉरी ये उसका क्रोमोसोम्स है। और ये जो है जो टीआई के जो डीएनए का जो रूपांतरण, उसके लिए वांछित जीन जोड़ दिया गया। इसमें जब वांछित जीन जोड़ा तो यहाँ क्या होता है, जो TDNA इसमें डाला गया था। कौन सा? TDNA इसमें डाला गया, TDNA इसमें डाला गया, TDNA इसमें डाला गया। तो कोशिकाओं का जो अविभेदित समूह ये हुआ, इसमें कैलस कहते हैं हम। अब यहां से इसको बीकर में एक पौधे में रूपांतरित किया गया, तो इससे एक पौधा बनता है जो वांछित गुण वाली कोशिकाएं थी इसमें। मतलब इसमें से हमने जो टीआई प्लाज्मिड का जो एक गुण था कि ये रोग पैदा करता था, टीआई प्लाज्मिड का एक गुण था कि ये रोग पैदा करता था, उस गुण को हमने इसमें से हटा दिया। उस गुण को जब इसमें से हटाकर हमने इसको पौधों में जब इसमें TDNA मिलाकर इसको प्रयोग किया, तो एक ऐसा जो जीवाणु था वो बन चुका था कि ये किसी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं कर रहा था। ये ट्यूमर उत्पन्न नहीं कर रहा था। तो फिर हमने इसका क्या किया, इससे एक प्लाज्मिड का, इसके DNA भाग को काट कर इससे प्लाज्मिड बनाया, यानी एक वेक्टर बनाया, जिस वेक्टर को हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। अब वो टीआई प्लाज्मिड जो है, टीआई प्लाज्मिड ना है, जो टीआई प्लाज्मिड है, हाँ ठीक है। अब जो टीआई प्लाज्मिड था, कौन सा प्लाज्मिड? टीआई प्लाज्मिड। उस टीआई प्लाज्मिड का हम प्रयोग करने लगे, किसके रूप में? एक वेक्टर के रूप में, एक वाहक के रूप में। मतलब एक रोग पैदा करने वाला ये जीवाणु था जिसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेंसिस कहते हैं। ये जीवाणु पौधों में रोग पैदा करता था, जिसे हम ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर या अर्बुद के समान एक गांठ बना देता था। ठीक है, अब उसमें हमने जब TDNA डाला तो उसकी इस गुण की जो है
समाप्ति हो गई, उस गुण चला गया इसमें से वह गुण। तो अब हमने टीडीएन डालने के बाद इसको जब एक पौधे पर प्रयोग किया तो उसमें ये क्या कर रहा था, किसी प्रकार का अर्बुद उत्पन्न नहीं कर रहा था। अब जब अर्बुद उत्पन्न नहीं कर रहा था तो इसका हमने जब प्रयोग करना शुरू किया, किसमें, इसका हमने प्रयोग करना शुरू किया एक वाहक के रूप में, एक वेक्टर के रूप में जब हमने इसका प्रयोग किया तो एक वेक्टर के रूप में इसका प्रयोग करने पर ये एक वेक्टर के रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा, एक वाहक बन गया, ये एक संवाहक बन गया, एक क्या बन गया, एक ये संवाहक बन गया। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, कंप्लीटेट होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन को जरूर बजा दें। जिससे कि घंटी को बजाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर कोई भी लेक्चर है हमारा जब आप तक नहीं पहुंच पाया, नोटिफिकेशन नहीं आ पाता, क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि आप घंटी को नहीं दबाते हैं। अगर आप घंटी को दबाते हैं तो नोटिफिकेशन आप तक जारी हो जाता है और आप तक आ जाता है। और लाइव क्लासेस रहती हैं उनका नोटिफिकेशन भी अगर आप बेल नहीं बजाते हैं तो उनका आना भी आपके लिए उतना मतलब आता ही नहीं है। वो तो अगर बेल नहीं बजाएंगे ना तो नोटिफिकेशन, कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं आएंगे। तो उसके लिए आपको बेल बनाना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अधिक से अधिक लोग लाइक जरूर किया करें। लाइक आप करते हैं तो चैट दिखती हैं लाइव में। तो चलिए अब हम समाप्त करते हैं और इसका जो कल वाला लेक्चर रहेगा ना उसको देखना भी जरूर ना भूलिए, उसको भी जरूर देखिए। इसको 2 लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। एक इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने कंप्लीट कर दिया था चैप्टर 10 को, बहुत ईजी था वो, ये भी थोड़ा ईजी ही है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, आकर मिलेंगे अब कल। थैंक यू, धन्यवाद।